नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए है। वो इसलिए है बिकॉज ऑफ अगर आपका लक्ष्य यूपी पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, और यूपी पीसीएस के साथ में अगर कोई अदर एग्जाम भी है, यानी कि अगर कोई अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम देना चाहते हैं तो उन स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी दरअसल ये वीडियो आपके लिए हितकारी होगा। खासकर यूपी पीसीएस के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जिनको एग्जाम 2025 में देना है, यानी कि जो बिगिनर्स हैं, यानी कि जिनको शुरुआत करनी है, ठीक है, वो लोग इस वीडियो को देखें। हां, जो लोग पहले से ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा भी पहले से स्टार्ट कर दिया है 2-4-6 महीने पहले से, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों की लिस्ट, इसके साथ साथ में नोट्स कैसे बनाएं और कुछ एक चीजें और आपके बताई जाएंगी जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी आप ये वीडियो देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए ही बनाया गया है। और अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं या 2-4-6 महीने से कर रहे हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हम लोग 1 साल के प्रॉपर रणनीति पर चर्चा करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं, कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी मैगजीन पढ़ें, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो में भी लंबा हो जाए, लेकिन यकीन मानिएगा कि अगर आज आपने सवा घंटा या 35 मिनट 40 मिनट अगर आज आपने इस वीडियो को दे दिया, देख लिया, यकीन मानिएगा आपके सारे डाउट्स जो भी आपके मन में होंगे, सभी डाउट्स आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। इस बिंदु को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और अंत में अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट डिकोड एग्जाम की तरफ से हो वो सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। तो आइए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, पॉइंट हमारे पास क्या है कि यूपी पीसीएस 2025 की क्या हो रणनीति, यानी कि कैसी रणनीति हम बनाएं कि वर्ष 2025 का जो एग्जाम आपका पीसीएस का हो वो न सिर्फ आप पहली बार दें, बल्कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका वो जो अटेम्प्ट हो वो क्या हो, फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट के रूप में आपका हो जाए, यानी कि अंतिम चयन आपका एक ही अटेम्प्ट में हो जाए। इसके अलावा क्या है, शुरुआत कैसे करें, कैसे उसके बिगिनिंग करें, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं ये भी हम उसमें देखेंगे, नोट्स कैसे बनाएं ये भी इसमें हम देखेंगे, और कई अन्य महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो भी हम आज के वीडियो में दरअसल देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या काम करिए, अभी अपने आप को एकदम ब्लैंक कर दीजिए, छोड़ दीजिए, यानी कि अभी आप मेरे साथ जुड़िए कुछ देर के लिए, 35-40 मिनट आप मेरे साथ जुड़िए पूरी तरीके से। और आपने जो अभी तक आपके दिमाग में उसको आप ब्लैंक कर दीजिए, खाली हो जाइए एक घड़े के समान। और जो मैं आपसे कहता हूं उन सारे बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा और चर्चा करिएगा उसके आगे, ठीक है। जो लोग पुराने लोग होंगे, जो महारथी लोग होंगे, वो लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ना देखें, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपना पढ़ाई करें, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत बड़े कलाकार होंगे, आप लोग जो है ऑलरेडी चीजों को सब कुछ पता होगा। तो अननेसेसरी कमेंट, अननेसेसरी बातें, कन्वर्सेशन मत करिएगा यहां पर, ठीक है। जिन्हें नीड है वही लोग वीडियो देखें और निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप 1-2 साल की तैयारी कर लेते हो तो आपको कोई बताने लगता है तो आप अपने आप में क्या बनते हो, 30 मार्खा बन जाते हो। अरे क्या बात करते हो, तुम ज्यादा जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूं। तो वो वाली स्थिति मत करना, अननेसेसरी कमेंट मत करिएगा। कोई आपका अगर रियल क्वेश्चन है तो उसको पूछिएगा, कोई डाउट्स आपके हैं पूछिएगा। लेकिन अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं इस फील्ड के, ठीक है, आपको मुबारकबाद है, आप जल्दी से चयन पा लें, यही मेरी शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, शुरुआत कैसे करें, बिगिनिंग कैसे करें, क्या हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो है +2 करके निकले हो, अगर आपको तैयारी करनी है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करनी है, हालांकि +2 वालों के लिए अलग से रणनीति बनती है, ठीक है, तो उनको तो अभी हम साइड करते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपको तैयारी करनी है, या आप ग्रेजुएशन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, आप तैयारी करना शुरू करना चाहते हो, तो कैसे तैयारी शुरू करें, उन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके पास सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले इंटरनेट पे जाएं, आयोग की साइट पर जाएं, वहां पर सिलेबस दिया गया है, सिलेबस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करें। प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, प्री में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, और अंत में जो होता है आपका इंटरव्यू वो कैसा होता है। तो थोड़ा सा अगर आप सरसरी जैसे इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि 3 स्टेप में इसका एग्जाम होता है, किसका, यूपी पीसीएस का। पहले स्टेप में क्या होता है, आपका प्री का एग्जाम होता है,
दूसरे स्टेप में क्या होता है, आपका मेंस का एग्जाम होता है, जो कि आप लोग को पता होगा। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में आपका दरअसल इंटरव्यू होता है, जो कि आप सभी लोग को पता होगा। ठीक, प्री में क्या होता है भाई साहब, प्री में आपके दो पेपर होते हैं। एक पेपर आपका किसका होता है, जीएस का, दूसरा पेपर आपका सीसैट का होता है। सीसैट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जीएस में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और यहां पर सीसैट में 100 क्वेश्चन आते हैं। सीसैट में केवल 33% लाना होता है और जीएस में 150 प्रश्न होते हैं। यह आपको क्वालिफाई करना होता है प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा मेंस में आपके कितने पेपर होते हैं, मेंस में जो पहला पेपर आपका होगा वो किसका होता है, हिंदी का होता है, आपको पता होगा। और हिंदी के बाद एक पेपर क्या उसका होता है, एसए का होता है, आपको पता होगा। और इसके बाद फिर जीएस के 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, जीएस के 6 पेपर होते हैं। हिंदी, इसके अलावा एसए प्लस जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। यहां पर ऑप्शनल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, एक होता है। और यूपीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि वहां पर हिंदी होता है, हिंदी के साथ में एक इंग्लिश भी होता है, और हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है किस यहां पर, यूपीएससी में। इतना छोटा सा क्या है, डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। इसके अलावा फिर आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। क्या होता है, फिर अंत में आपका इंटरव्यू होता है। लगभग 8-9 महीने की प्रोसेस होती है पूरी की पूरी। ठीक है, ये थोड़ा सा समराइज वे में हमने आपको बता दिया पैटर्न क्या है एग्जाम का। बाकी कितने नंबर का पेपर होता है, ये सब चीजें आज हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये सब चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस पहले से कर रखी। एक ऑलरेडी हमारा वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सिलेबस को डाउनलोड करिए और देखिए कि पैटर्न क्या है। सिलेबस में पेपर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स्थ में क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है, एसए का सिलेबस क्या है, इन पर अपनी नजर बनाइए। सब कुछ पहले क्या करिए, पूरा खाका अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हां ये क्या है, पैटर्न है, ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस को जहां पर आप पढ़ाई करते होंगे वहां पर चिपका दीजिए, सामने रखिए। डेली सिलेबस को याद रखिए, पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप चीजों को पकड़ ही नहीं पाओगे। अर्थात आप जीएस पर ना मेहनत कर पाओगे, ना आप करंट अफेयर्स पर मेहनत कर पाओगे, क्योंकि यह पता ही नहीं होगा कि कौन सा बिंदु किस पेपर में है, कौन सा टॉपिक किस पेपर में जा रहा है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आपको बिंदुवार सिलेबस का हर एक बिंदु क्या हो, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, तो यह बात ध्यान। इसके अलावा दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, पीवाईक्यूज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, अर्थात जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं आपके पास, वो होने चाहिए। कौन से प्रश्न पत्र, सॉल्व पेपर्स आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगे कि ये जो सिलेबस आपका दिया गया है उस सिलेबस में से प्री प्लस मेंस में आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पीवाईक्यूज ले लीजिएगा, किसके, प्री परीक्षा के भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। यूथ कंपटीशन का, घटना चक्र का, अलग अलग जो है क्या कहते हैं, राइटर्स का अलग अलग उनका पब्लिकेशन का आता रहता है मार्केट में, आप ले लीजिएगा उसको। तो दो चीजें आपको यहां पर करनी है सबसे पहले, यही आपका काम होना चाहिए। और एक बात और, अगर भाई साहब आप तैयारी धक्का प्लेट से करते हो कि मम्मी ने कह दिया जाओ तैयारी कर लो, या पापा ने कह दिया, या गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था, तो एकदम जोश में आ गया कि अब तो मैं इसको बदला लेके दिखाऊंगा कि मैं तो आईएएस पीसीएस बनूंगा, इस बदले की भावना से अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी की देखा दुनी तैयारी कर रहे हैं कि अब तो मैं ही बनूंगा और उन्होंने झगड़ा किया था अब उसको मैं हराऊंगा, ये सब भावना के साथ अगर तैयारी करने आएंगे तो ये जो मोटिवेशन एक दिन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगर आपको काम करना है तो फिर तैयारी मत करिएगा, खुद के मन से तैयारी करिएगा। आपके अंदर जोश और एनर्जी होगी तब तैयारी करिएगा, क्योंकि लंबी जर्नी है, कठिन परीक्षा है। हालांकि इतनी कठिन नहीं कि आपके संघर्षों से बड़ी हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो जब तक आप सेल्फ मोटिवेट ना हो, जब तक आप खुद के मन से, आपकी अंतरात्मा ना कहे कि तैयारी करनी चाहिए, तब तक तैयारी मत करिएगा। नहीं तो क्या होगा, समय आप वेस्ट करेंगे, चैन होगा नहीं और फिर भटकेंगे बाद में। ठीक है, तो ये स्थिति मत लाना। खुद के मन से सोचना समझना कि आपको क्यों आना है इस सिविल सेवा परीक्षा में, क्या लक्ष्य है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप लोग करिएगा। ठीक है, धोखा खा करके तैयारी मत करिएगा। ओके, हालांकि कई बार धोखा खाने के बाद बन जाते हैं, वो इत्तेफाक होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, बिखराव हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि एनसीईआरटी सर पढ़ें या नहीं पढ़ें। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अपने आप में। कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ो, कोई कहता है नहीं पढ़ो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनसीईआरटी के बैच भी चलते हैं कि एनसीईआरटी 4 महीने में हम खत्म करवा देंगे, कोई कहता है हम फला टाइम में खत्म करवा देंगे, वगैरह वगैरह बातें होती रहती हैं एनसीईआरटी को लेकर के। आप अगर हमसे पूछेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ें या नहीं पढ़ें, तो मैं आपसे कहूंगा कि निश्चित तौर पे आपको एनसीईआरटी
पढ़नी चाहिए। तो आप कहेंगे सर जी क्यों पढ़नी चाहिए, हम तो ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, अपने स्कूल से इंटर तक करके पढ़ के आए हैं, एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे। तो भाई साहब आपने जो एनसीईआरटी 12th क्लास तक की पढ़ी है वो आप अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ी है। किस लिए कि मुझे तो 90% लेके आना है, मुझे 100% लेके आना है, मुझे तो जो है पूरा यूपी टॉप करना है, मुझे पूरा स्टेट ये टॉप करना है। आपने उस मनोभाव से, उस अपेक्षा के साथ आपने पढ़ाई की, आपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयारी नहीं की होगी, याद रखिएगा। यानी कि अब जो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है वो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, यानी कि आपको उसकी गहन उसका अध्ययन करना है, हर एक पॉइंट को, उसके हर डायमेंशंस को उसके समझना है और फिर उसको जो है रीड आउट करना है, राइट। तो आपने जो प्लस 2 तक पढ़ा होगा वो आपका तरीका दरअसल अलग रहा होगा। एनसीईआरटी जब आप यूपीएससी पीसीएस के लिए करोगे तो आप यूपीएससी और पीसीएस का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, और उसकी नॉलेज कहां से होगी, उसकी नॉलेज होगी कि आप पीवाईक्यूज को देखें। पीवाईक्यूज जब आप देखोगे तो आपको एक आइडिया होगा कि भाई पॉलिटी में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साइंस में कैसे पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री में कैसे पूछे जा रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई ऐसा छात्र है जिसकी एनसीईआरटी बहुत ही स्ट्रांग है, जिसने रियली में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, वो चाहे तो एनसीईआरटी को स्किप कर सकता है अगर उसका एनसीईआरटी उसकी बहुत स्ट्रांग है तो, ठीक है। नहीं तो आप लोग एनसीईआरटी हर हाल में पढ़िएगा, और अगर एनसीईआरटी पढ़नी है तो पहली रीडिंग करिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर से रीडिंग करिएगा। जब 2-3 रीडिंग आप कर लेंगे तो आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा भाई साहब, उसके बाद क्या करना है, आपको मानक पुस्तकों का चयन करना है, अर्थात जो भी रेफरेंस बुक्स होती हैं आपकी, क्या जो भी रेफरेंस बुक होती हैं उन रेफरेंस बुक को लेके आना है। पहला काम तो यही करना है कि एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो बेसिक आपका जो होगा वो कमजोर रहेगा, वीक रहेगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ लेंगे तो जो भी आपका बेसिक्स होंगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी पकड़ हर एक शब्द पर, हर एक टर्मिनोलॉजी पर। और एनसीईआरटी बहुत अच्छी पुस्तक होती है, यकीन मानिए एनसीईआरटी में आपको शब्दावलियों के जो ज्ञान होगा, जो परख आपकी होगी बहुत सुंदर होगी, वहां से आपको शब्द शैली मिलेगी, आपको लिखने का तरीका मालूम चलेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी को आपको जरूर पढ़ना होगा। पहली बार पढ़ेंगे बोरिंग लगेगी, टाइम लगेगा ज्यादा, परेशान मत होइएगा। 1-2 रीडिंग जब आप कर लेंगे, पहली रीडिंग में समझ में आए नहीं आए पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ लीजिएगा। दूसरी रीडिंग करिएगा, थोड़ा और समझ में आएगा। तीसरी रीडिंग करिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा। फिर मानक पुस्तकें जो भी होती हैं, कौन कौन सी मानक पुस्तकें होती हैं हमने वीडियो के अंत में बताया है, उन सारी मानक पुस्तकों को लीजिएगा और एक एक विषय को जो है आप वाइंड अप करते हुए चलिएगा, ठीक। तो पहले एनसीईआरटी, फिर क्या करना है, रेफरेंस बुक। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि अब 1 साल की हमारी रणनीति कैसी हो। हमने सिलेबस ले लिया, ठीक है, सिलेबस हमने समझ लिया, हमने पीवाईक्यूज को देख लिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, हमने ये भी देख लिया। इसके अलावा हमने एनसीईआरटी भी पढ़ना शुरू किया था, हम वो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देखना है आपको कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको बेसिकली अब करना क्या है। तो आपको 1 साल की रणनीति बनानी है, या 8-9 महीने, 10 महीने, जितने महीने आपके पास शेष बचे हैं उनमें आपको क्या करनी है, रणनीति बनानी है। तो अब हम इन्हीं बिंदुओं पर क्या करेंगे, एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि क्या करना है आपको, 2025 में आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, ठीक है, 2025 में। तो अगर हम 2025 की बात करें पीसीएस की, वैसे तो 2024 में मार्च में ही आपका एग्जाम होने वाला था, ठीक है। कोशिश आयोग की यही थी कि जो सेशन चले स्टार्टिंग में वो मार्च से लेकर के दिसंबर तक वाइंड अप हो जाए, लेकिन चूंकि चीजें गड़बड़ हो गई बीच में आरओ की वजह से, तो डिले चला गया, आपका एग्जाम अक्टूबर में चला गया है। तो वर्ष 2025 में भी आपका एग्जाम होने को तो मार्च में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अप्रैल तक, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर वही मई जून में जाएगा, ठीक है। तो हम मई मान के चल रहे हैं, एक बार 25 में मई मान करके, ठीक है, कि वर्ष 2025 में मई में आपका एग्जाम होगा। हो सकता है आपका यह मार्च में भी हो जाए, ठीक है। जब कैलेंडर आएगा तो ये चीजें क्लेरिफाई होंगी। मान के चलते हैं कि मई में होगा, अप्रैल से लेकर के मई में। अब देखो, अब आप 1 साल की रणनीति को बनाओ, और 1 साल की रणनीति को कैसे बनाना है, 70 और 30 के रेशियो में, यानी कि 70 और 30 के अनुपात में अपनी टाइम को मैनेजमेंट करना। अर्थात आपको देखो, आपको क्या तैयारी करनी है, आपको तैयारी करनी है किसकी, कैसे करनी है आपको तैयारी, आपको तैयारी करनी है 2 पार्ट में, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई साहब, प्री भी करना है आपको और मेंस भी करना है आपको, सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात यहां पर खास आप लोग याद रखिएगा, कभी भी प्री की तैयारी अलग से नहीं होती है, याद रखिएगा, हमेशा मेंस के साथ में तैयारी होती है। यानी कि मेंस की तैयारी
आपकी प्री की तैयारी दोनों साथ में होती है, प्री प्लस मेंस की तैयारी होती है, इंटीग्रेटेड होती है। ये नहीं कि प्री भैया जी हम अलग पढ़ रहे हैं, मेंस हम अलग पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड होती है, अर्थात जब आप मेंस करेंगे तो प्री का सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, क्लेरिफाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यानी कि जब आप इतिहास विषय को पढ़िएगा, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़िएगा, तो आधुनिक भारत का इतिहास जो सिलेबस में आपके मेंस में है वही सेम सिलेबस क्या है, प्री में है। यानी कि अगर आपने मेंस पढ़ते समय जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ में अपने फैक्ट को भी देखते चले, तो आपका प्री प्लस मेंस साथ साथ में होता रहेगा। पॉलिटी में भी यही है, पॉलिटी में भी मेंस में जो सिलेबस है वही प्री में सिलेबस है, एनवायरमेंट में भी यही है, साइंस एंड टेक में भी यही है, इकोनॉमिक्स में भी यही है। अधिकतर जो आपके विषय हैं वो क्या है, लगभग लगभग सेम है, अर्थात जो मेंस में सिलेबस है वही आपका प्री में है। अर्थात अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट होंगे उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा, साथ ही साथ में एक छोटी सी कॉपी बना लीजिएगा, वहां पर जो जो फैक्ट होंगे, जो याद करने वाले होंगे, रटने वाले होंगे, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उनको अलग से नोट डाउन करते चलिएगा। आपकी प्री प्लस मेंस की तैयारी क्या होगी, होती रहेगी। ये नहीं कि प्री अलग पढ़ना है, मेंस अलग पढ़ना है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, याद रखिएगा इसको। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कोई कहे कि जो 1857 की क्रांति थी, अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर 1857 की क्रांति अगर आपके सामने दी गई है, तो अगर आपको इसको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयार करना है, किसके प्रोस्पेक्टिव से, मेंस के, तो आपको यह तैयार करना होगा कि 1857 की क्रांति के विफलता के क्या कारण थे। आपको इस तरीके से प्रश्नों को तैयार करना है। लेकिन इसी 1857 की क्रांति को अगर आपको प्री के पॉइंट ऑफ से तैयार करना है तो कैसे तैयार करेंगे कि 1857 की क्रांति की जो ज्वाला जो जगी वो कहां पर जगी, या रानी लक्ष्मीबाई कहां से युद्ध लड़ी थी, या जो कुंवर साहब थे उन्होंने कहां से जो क्या लड़ाई शुरू की थी। इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी कि जो फैक्चुअल डेटा होगा, जो फैक्ट होगा, वो फैक्ट आपको प्री में तैयार करना है, मेंस में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो कॉन्सेप्ट आपको रेडी करना है, ठीक। तो मेंस और प्री की तैयारी आपको साथ में करनी है। और जब आपका प्री होने वाला होगा, प्री होने के लगभग 2.5 से 3 महीने पहले आप मेंस और प्री की तैयारी छोड़ करके केवल और केवल किस पर डिपेंड हो जाइएगा, प्री पर। यानी कि 3 महीना पहले, यानी कि 70% जो समय दीजिएगा भाई साहब, 70% समय दीजिएगा आप किसको, प्री प्लस मेंस को 70% समय दीजिएगा। और 30% समय जो होगा आपका किसका, 30% जो समय होगा वो होगा आपका केवल और केवल प्री का। यानी कि साल के लगभग 9 महीने आपको तैयारी करनी है प्री प्लस मेंस दोनों की। और प्री के अंतिम जो 3 महीने होगी शुरुआत, मतलब जो जिस महीने में आपका एग्जाम होगा उसके 3 महीने पहले आपको केवल और केवल क्या करना है, प्री पढ़ना है, और मेंस कुछ भी नहीं टच करना है। प्री के साथ साथ में टेस्ट सीरीज लगाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। ये बात क्या समझ में आपकी आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही पॉइंट दिया था कि पूरे साल को 70:30 के अनुपात में बांट लें कि 70% भैया हिस्सा हमको प्री प्लस मेंस पढ़ना है और अंतिम 30% केवल और केवल प्री पढ़ना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में प्रारंभिक परीक्षा के साथ में मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, वो हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की अलग अलग विषयों की कॉपी बनाएं और उसमें शॉर्ट नोट्स अपने अवश्य बनाएं। देखो भाई, मेंस की आप तैयारी करोगे, मुख्य परीक्षा की आप तैयारी करोगे, तो कैसे तैयारी करोगे, क्या खाली किताब पढ़ते चलोगे, नहीं। किताब आप पढ़ें और उस किताब को पढ़ने के साथ साथ में आप जो है क्या करिए, कॉपी बना लीजिए। क्या बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए। और कॉपी कितनी बनानी है आपको, कॉपी आपको बनानी है कितनी, आपको कॉपी बनानी है 6। कितनी कॉपी बनानी है आपको, 6 कॉपी बनानी है। क्योंकि अगर हम यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन में कितने प्रश्न पत्र हैं आपके, 6 प्रश्न पत्र हैं। तो 6 मोटी मोटी कॉपियां बनाइएगा, ब्लैंक पेपर वाली, ध्यान रखिएगा। आप जो व्हाइट पेपर होता है उसकी कॉपी बनाइएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में लाइन वाली कॉपी आपको लिखने के लिए नहीं मिलती है, ब्लैंक पेपर की मिलती है। तो ब्लैंक पेपर पर लिखने की कोशिश करिएगा। वहां पर आप क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस पर कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो 6 कॉपियां बनाइएगा। माना कि आपने पहली कॉपी बना ली पेपर फर्स्ट की, और जो पहली आपने कॉपी बनाई है कॉपी फर्स्ट, यहां पर आप क्या करिए कि जो पेपर जो आपका प्रश्न पत्र पहला है आपका जीएस का, उसका सिलेबस यहां पर चिपका लीजिए। आपने दूसरी कॉपी बनाई, दूसरी कॉपी में भी आप क्या करिए कि दूसरे प्रश्न पत्र का सिलेबस यहां पर चिपका लीजिए। और
फिर क्या करिए, फिर यहां पर आप अपने नोट्स को बनाना क्या करिए, शुरू कर दीजिए नोट्स। ठीक है, ये आपको क्या करना है, काम करना है, यानी कि सभी के अलग अलग। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और जब भी आप नोट्स बनाएं तो नोट्स सारगर्भित तरीके से होने चाहिए, बहुत ही शॉर्ट्स होने चाहिए। यह नहीं कि पूरी कहानी लिख दो, पूरी कहानी तो आपकी किताब में लिखी रहती है। आप 1857 की क्रांति को आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने शब्दों में उसको छोटे छोटे फॉर्म में लिख दीजिए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, इसके क्या प्रमुख कारण थे। बुलेट फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में फ्लो डायग्राम बना दीजिए। जैसे 1857 क्रांति के कारण, ठीक है, 1857 की क्रांति, ठीक है, क्रांति के कारण। अब यह नहीं कि इसको इसमें आप थ्योरी लिखो बहुत बड़ा, नहीं, आप इसमें एक अच्छा सा गोला बनाइए और ऐसे ऐसे एरो खींच दीजिए, फटाफट कारण फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिख दीजिए। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर 1857 का क्रांति के कारण और ऐसे ऐसे पॉइंट आप लिख दीजिए, पॉइंट अलग अलग। यानी कि आप चाहें तो फ्लो डायग्राम बना करके बहुत आसान तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि नोट्स बनाना मुख्य परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा का एग्जाम देंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय आपको किताब की बातें समझ में नहीं आएंगी, नहीं याद आएंगी। आपको अगर कुछ याद आएगा तो आपने जो नोट्स बनाए होंगे वही आपको क्या करने हैं, याद आ पाएंगे उस समय, और वही आप रिवीजन कर पाओगे उस समय। याद रखिएगा कि मुख्य परीक्षा में एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे भाई साहब। कितने होंगे, 2 पेपर। एक पेपर 3 घंटे का होगा और 1.5-2 घंटे के गैप के बाद दूसरा पेपर हो जाया करेगा। एक पेपर में 20 क्वेश्चन लिखने होंगे, टू द पॉइंट लिखने होंगे। लगातार 4-5 दिन तक यह क्रम चलेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपके पास आपका सारगर्भित नोट्स नहीं होगा, बुलेट फॉर्म में नोट्स नहीं होगा, डेटा आपके पास नहीं होगा, कलेक्शन नहीं होगा आपके पास इंफॉर्मेशन का, तब तक आप मुख्य परीक्षा में कॉपी को नहीं लिख पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि लगातार आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे करनी है, कब करनी है, वो हम बताएंगे। तो अभी आपको क्या काम करना है, अभी आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके अपनी कॉपी को बनाना है, नोट्स को मेकिंग करते चल हुए चलना है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो फिर क्या है, मुख्य परीक्षा का समग्र अध्ययन हो जाने के पश्चात उत्तर लेखन अवश्य करें। यानी कि अभी आप क्या काम कर रहे थे, अभी आप काम कर रहे थे मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की कॉपी आपने बना ली। कॉपी बनाने के बाद आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए, नोट्स आपके बन गए, आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या हो गया, वाइंड अप हो गया, कवर अप हो गया है। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उत्तर लेखन कर सकते हैं, या फिर जैसे जैसे जो जो पेपर आपका खत्म हो उसके आप उत्तर लेखन कर सकते हैं। जैसे आप नोट्स बना रहे हो, जीएस पेपर फर्स्ट का क्या हुआ, आपका नोट्स रेडी हो गया फॉर एग्जांपल, तो जीएस पेपर फर्स्ट के आप नोट्स, वो क्या कहते हैं, जो मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं आप उनका उत्तर लेखन कर सकते हैं। PYQ से आप उठाइए, या फिर जो जो विषय आपका खत्म होता चले आप उनके प्रश्न पत्रों को हल कर सकते हैं। जैसे कि आप नोट्स पेपर फर्स्ट का बना रहे हो, पेपर फर्स्ट में आपने इतिहास विषय को आपने खत्म कर लिया, अब आप देखिए कि इतिहास विषय में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उनके आप उत्तर लेखन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप चाहें तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद उत्तर लेखन करें, या फिर एक एक पेपर खत्म हो जाए उसका उत्तर लेखन करें, या एक एक विषय खत्म हो जाए उसके बाद उत्तर लेखन करें। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको सुटेबल कैसा लगता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर हो गया कि भाई मुख्य परीक्षा का समग्र अध्ययन हो जाने के पश्चात उत्तर लेखन अवश्य करें। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल नहीं, उत्तर लेखन नहीं है, तो आप पीसीएस और यूपीएससी की परीक्षा को कभी पास कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क क्या है, उत्तर लेखन है। 20 क्वेश्चन लिखना 3 घंटे में, टू द पॉइंट लिखना, उसके 2 घंटे बाद फिर से 20 क्वेश्चन लिखना, अगले दिन फिर से वही काम करना, बहुत बड़ा टास्क है भाई साहब। हाथ ही ना ब्लड बहुत लोग की आता है, लिखते लिखते ब्लड आ जाता है, इतना बड़ा टास्क है ये अपने आप में। और ये तभी संभव है जब आप लगातार तैयारी करेंगे, लगातार लिखेंगे, प्रैक्टिस करिएगा, खूब नोट्स बनाइए, खूब लिखिए। जो करंट की जो चीजें रहती हैं, जैसे अभी बांग्लादेश विवाद चल रहा है, आप पकड़ उस पर दिखाइए, बनिए। हालांकि अभी आप बिगिनर्स होंगे, अभी आपकी पकड़ इतनी नहीं अच्छी होगी, लेकिन नजर बनाए रखिए धीरे धीरे करके। जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ेंगे, डिकोड एग्जाम पर डेली आर्टिकल आता है, डेली सुबह में करंट अफेयर्स कराता हूं, उसको देखिए, वहां पर मैं बताता रहता हूं कि इस टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में बीच बीच में कराता रहता हूं, आर्टिकल्स कैसे जरूरी होते हैं, उसमें मैं अलग अलग विषयों पर पकड़
जो है जो होती है वो मैं आपको बताता हूं कि भाई ये टॉपिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का है, ये टॉपिक यहां का है, ये टॉपिक वहां का है, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं। डिकोड एग्जाम पे जो भी चीजें आती हैं आप देख सकते हैं, या जहां भी आपको जिस भी चैनल पर अच्छा लगे आप वहां भी देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा फिर अंतिम में क्या बात, प्रारंभिक परीक्षा के 3 महीने पहले केवल प्री परीक्षा पर फोकस करें। यानी कि अभी तक आपने नोट्स बना रहे थे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्री परीक्षा आपकी आने वाली हो, यानी कि जब आपकी परीक्षा 3 महीना बचे प्री परीक्षा में, तब आप वहां पर क्या काम करिए, मुख्य परीक्षा के सारे कार्य को, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर के नोट्स बनाने को लेकर सब कुछ आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तब आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ आप प्री पर जो है जुट जाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खूब लगाइए, मॉक टेस्ट यानी कि टेस्ट सीरीज को लगाइए, और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की खूब करिए, और सबसे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज को लगाइए। बस और कुछ मत करिएगा। अंतिम 3 महीने जबरदस्त प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप गुजरेंगे, क्रॉस करेंगे उसको, उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं। मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज लगाएं, और टेस्ट सीरीज जब भी आप लगाएं, जिस भी कोचिंग के लगाएं, चाहे तो आप डिकोड के लगाएं या किसी और संस्था के लगाएं, जब भी आप लगाएं तो क्वेश्चन आप एनालिसिस करिए कि कौन से प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उनको अलग कर लीजिए। वह क्वेश्चन जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है उनको अलग करिए कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, यानी कि हमने पढ़ा तो है लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ऐसे टॉपिक को अलग नोट कर लीजिए। और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो क्या होंगे, जो कभी आपने सुने ही नहीं होंगे, उन टॉपिक पर भी आप नजर बना लीजिए। यानी कि 3 प्रकार के प्रश्नों की एनालिसिस अपने टेस्ट सीरीज से करिए। एक वे प्रश्न जो आपको आते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आते हैं, एक प्रकार के प्रश्न वो जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, और तीसरे प्रकार के प्रश्न हमने आपको बताएं, यानी कि 3 प्रकार के प्रश्नों को आपको एनालिसिस कर लेनी है। राइट, इस तरीके से टेस्ट सीरीज को लगाइएगा, खूब ज्यादा टेस्ट लगाइएगा, आपको फायदा मिलेगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि सर ठीक है, हमने सिलेबस देख लिया, ठीक हो गया, हमने जो है एनसीईआरटी को पढ़ लिया, हमने मुख्य परीक्षा के समाधान के पेपर को पढ़ा, हमने नोट्स बनाना शुरू कर दिया, नोट्स बन गया, लेकिन सर ये बताइए कि मैगजीन जो करंट अफेयर्स जो हो, हम मैगजीन कैसे तैयार करें, मतलब मैगजीन कौन सी हम पढ़ें, एक प्रश्न आपके सामने आता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या काम करिए, डिकोड के माध्यम से दैनिक रूप से करंट जरूर देखें। जो मैं डेली मॉर्निंग में 8 AM पे सुबह 8 बजे जो मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूं, वो आपके लिए क्या होता है, बहुत ही हितकारी होता है, क्योंकि ना सिर्फ मैं वहां पर आपको जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताता हूं, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि सामान्य अध्ययन के प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको प्रश्नों को वहां पर बताता हूं, और अंत में आपको मैं एक प्रश्न मुख्य परीक्षा का भी देता हूं कि भाई ये टॉपिक चर्चा में है या ये सामान्य अध्ययन का टॉपिक है, आप इसको तैयार करिएगा। तो जो आप सुबह 8 बजे जो आप देखोगे करंट अफेयर्स मेरा डेली मॉर्निंग में जो आता है, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं वहां पर आपको अलग अलग डायमेंशंस के माध्यम से आपको चीजों को बताता रहता हूं कि भाई ये जरूरी है, यहां से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए, ये टॉपिक ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में निबंध का भी टॉपिक देता रहता हूं। तो ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी डेली मॉर्निंग में। अगर आप 8 बजे करंट अफेयर्स करेंगे, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा डिकोड के महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स होते हैं, करंट अफेयर्स तो मैं 8 बजे कराता हूं, लेकिन साथ साथ में जो महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं, यानी कि जो समसामयिक विषयों में जो चर्चाओं में रहते हैं देश विदेश में, उन टॉपिक्स पर भी मैं एक आर्टिकल कराता हूं। वहां पर जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको मैं आपको कराता हूं, वहां के उन प्रश्नों को भी कराता हूं, प्री वाले प्रश्नों को भी और मेंस वाले प्रश्नों को भी। यानी कि अगर आप आर्टिकल देखते हैं तो आर्टिकल भी आपका वहां से हो जाएगा, प्लस बीच बीच में मैं योजना और कुरुक्षेत्र भी कराता हूं। हालांकि अभी कुछ दिनों से योजना मैं नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन ये सीरीज हमारी अभी जो है स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो योजना, कुरुक्षेत्र और बाकी चीजें आपको यहां से डिकोड के माध्यम से आपको मिल जाया करेंगे। इसके अलावा कोई भी मासिक पत्रिका का प्रयोग आप कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। कौन सी मासिक पत्रिका करनी है आप लोग बखूबी जानते होंगे, क्रॉनिकल है, घटना चक्र है, ठीक है, और कई सारी मैगजीन, परीक्षा मंथन है, बहुत सारी मैगजीन्स हैं। आप चाहें तो कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी हैं, आप जिसको चाहें आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या चाहें तो नहीं करिएगा, आप डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स को देखिए, और अंत में जो भी सालाना एक मैगजीन आती है आई दृष्टि की, घटना चक्र की, उसको आप पढ़ सकते हैं, वहां से आपका चीजें हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं डेली कराता हूं उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑनलाइन सोर्स का आप लोग फॉलो करिए। ऑनलाइन सोर्स एक साइट है PIB, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो,
भारत सरकार की साइट है, डेली अपडेट होता है चीजें, आप उसको देख लीजिएगा। AIR न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज होता है, आप उसको सर्च करिए गूगल पे, वहां से देखिए। संसद टीवी पर डिबेट आते रहते हैं, न्यूज आती रहती है, उसको आप देखिए, ठीक है। इसके अलावा योजना मैगजीन आती है मंथली, कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है। बीच बीच में समय जब भी मिला करे आप तो इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ना पढ़िएगा। योजना और कुरुक्षेत्र के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो मैं आपको कराता रहता हूं, वहां से आपकी समझ क्या होगी, विकसित हो जाएगी। यानी कि आप अपनी तरफ से मेहनत करिए। जो भी भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, उन मंत्रालय आप ट्विटर पर जाइए, ट्विटर पर उन मंत्रालयों को जो क्या करिए, आप जो है उनके पेज को लाइक कर दीजिए। वहां पर बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहती हैं, समसामयिक चीजें मिलती रहती हैं। दैनिक जागरण पेपर को वो कर लीजिए, पेपर आप घर पे चाहे तो मंगा लें, ना मंगा पाए तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें। आजकल तो इंटरनेट ने बहुत चीजें आसान कर दी हैं। आप उन चीजों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यानी कि करंट अफेयर्स के लिए आपके पास बहुत सोर्स हैं। मैं तो कराता हूं, साथ साथ में ऑनलाइन के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल होंगी, आप उनको कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन, अच्छा एक बात ध्यान रखो, कुछ समय के लिए आप लोग जो है क्या काम करिएगा, थोड़ा सा फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ठीक है, और अनर्गल चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाइएगा। अगर आपका लक्ष्य यूपीपीसीएस का रियली में है तो, या यूपीएससी का है तो। अगर सिर्फ एवी आ गए होगे, धक्का प्लेट की वजह से आगे होगे कि पापा ने कहा कि जाओ बेटवा तैयारी करो इसलिए आ गए हो, या मैडम ने धोखा दे दिया इसलिए आ गए हो, मत करिएगा तैयारी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये तैयारी संघर्ष मांगती है, ये तैयारी मेहनत मांगती है। मेहनत करना जानते होगे तो तैयारी करना, नहीं तो छोड़ देना, किसी और एग्जाम की तैयारी करना। लेकिन जहां भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे भाई साहब, मेहनत तो आपको वहां भी करनी पड़ेगी। आप बिजनेस करोगे तो क्या बिजनेस ऐसे चल जाएगा? मेहनत तो आपको करना ही करना है। तो अगर आपको मेहनत करना ही करना है तो इससे अच्छा क्यों ना है कि एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर ली जाए, एक बड़ा संघर्ष कर लिया जाए और एक बड़ी सफलता को अर्जित कर लिया जाए। तो यह आपके ऊपर है कि आपके सपने क्या हैं, आपकी उड़ान क्या है और आपका लक्ष्य क्या है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि एक लाइफ बची है, उड़ जाना है आसमां में, या एक बुलंदी को छू लेना है, या फिर एक नॉर्मल या फिर एक आम इंसान बनकर के जीवन को बिता लेना है। डिपेंड आपकी क्षमता पर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। चलिए ठीक, ये बातें हो गई कुछ महत्वपूर्ण। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट्स कैसे बनाएं, अभी हमने हालांकि आपको बताया ही है, लेकिन फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जब भी आप नोट्स बनाएं किसी विषय के तो बहुत ही शॉर्ट में लिखें, क्योंकि किताबों में डिटेल्स में चीजें लिखी रहती हैं, बड़े बड़े में लिखी रहती हैं। आपको उसको क्या करना है, समराइज करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में कि अगर 1857 का रिवॉल्यूशन पर आप नोट्स बना रहे हैं तो पहले यहां पर लिखिए क्या था, कारण लिखिए, ठीक। कारण के बाद 1 पॉइंट 2 पॉइंट बुलेट फॉर्म में लिखिए, फिर प्रभाव लिखिए कि प्रभाव इसका क्या हुआ, ठीक है, फिर वो पॉइंट में लिखिए, फिर और इसके क्या क्या तत्कालिक कारण रहे हैं, क्या सामाजिक आर्थिक कारक थे, ठीक है, भागीदारी किसकी थी, यानी कि छोटे छोटे फॉर्म में, बुलेट फॉर्म में, ठीक है, पाई चार्ट में आप अपने नोट्स को बनाएं। जितना ज्यादा शॉर्ट कर लेंगे, जितना ज्यादा सारगर्भित कर लेंगे, उतना ज्यादा आसान है कि आपको परीक्षा में रिवीजन करते समय। यह नहीं कि पूरा का पूरा नोट्स बना लिया। नोट्स बनाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है कि आप किताबी चीजों को लिखें। नोट्स बनाने का तरीका यह होता है कि आप अपने शब्दों में उस चीज को लिखें जो आपने पढ़ा है, ताकि जब आप रिवीजन करें तो वो चीजें आपको अपने शब्दों में याद हो जाएं, और यही याद की हुई चीजें आप मुख्य परीक्षा में लिख पाओगे, बजाय इसके जो किताबों में लिखा होगा वो नहीं लिख पाओगे। भाई साहब, वहां पे कुछ भी याद नहीं आएगा मुख्य परीक्षा में, आपको वही याद आएगा जो आपने दिमाग में समझा होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, बस। यानी कि आपके अंत में आपके नोट्स ही काम आएंगे, किताबें काम नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बिंदुवार लिखें, पॉइंट फॉर्म में लिखें, ठीक है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये नहीं कि पूरा पूरा पैराग्राफ लिखते चले गए नोट्स का, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चाहे प्री का नोट्स बनाइएगा, चाहे मेंस का नोट्स बनाइएगा, आपको पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बुलेट फॉर्म में चीजों को लिखना है। तो नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, राइट। जितना ज्यादा फ्लो डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे वो सब आपके काम आएगा। मुख्य परीक्षा में जब आप उत्तर लेखन काम करेंगे तो वहां पर भी आपको फ्लो डायग्राम, चार्ट, पाई चार्ट के फॉर्म में लिखना है। बहुत ज्यादा पैराग्राफ का इस्तेमाल मुख्य परीक्षा में भी नहीं करिएगा। मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन कैसे करें, इसके लिए भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं मुख्य विषयों पर कि कौन कौन सी आपको किताबें लेनी है। इसके पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा समराइज वे में आपको बता देते हैं कि तैयारी कैसे करनी है शुरुआती दौर से, जो जो अभी तक हमने आपको बताया कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए आप लोग फटाफट।
चलो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, सबसे पहले आपको करना है सिलेबस की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब बात को ध्यान से सुनना है यहां पर, सिलेबस, ठीक। पहले आप सिलेबस को उठाइए, अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं, सिलेबस को, प्री प्लस मेंस को उठाइए, डाउनलोड करिए, पीसीएस की साइट पर जाइएगा, वहां मिल जाएगा, या फिर आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करिएगा, वहां पर पीडीएफ फाइल हिंदी या इंग्लिश में मिल जाएगी आपको, ठीक। तो सिलेबस हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस के बाद आप क्या लीजिएगा, पीवाईक्यूज को लीजिएगा, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर, उसको देखिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, प्री के भी लीजिएगा और मेंस के भी लीजिएगा। वहां पर आपको क्या होगी, आपकी एक एनालिसिस हो जाएगी कि किस तरीके से चीजें आपको आती हैं प्रश्न पत्र में। इसके अलावा फिर क्या काम करेगा, ये हो गया समझ आपको, ये क्या करेगा, आपकी समझ को विकसित करेगा, ये आपकी समझ को क्या करेगा, समझ को विकसित करेगा, एक बात, ठीक, समझ को विकसित करेगा, ये हो गई। इसके अलावा अब जो आपकी पढ़ाई शुरू करनी है, पढ़ाई कहां से शुरू करनी है आपको, पढ़ाई शुरू करनी है आपको एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी। अब इसमें एक प्रश्न और आता है, एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े, ये तो हमने बता दिया कि एनसीईआरटी को आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन दूसरा प्रश्न इसमें यह भी आता है कि एनसीईआरटी किस क्लास से पढ़ें। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप बहुत ही लो क्लास के हो, लो क्लास इन द सेंस कि आप पढ़ने में बहुत नहीं अच्छे हो, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है, किसी किसी की होती है, गरीबी होती है, नहीं अच्छा एजुकेशन पा पाते हैं आप लोग, तो अगर आपकी एजुकेशन नहीं अच्छी हुई है तो आप लोग 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा, 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी। अगर आप ठीक ठाक होंगे पढ़ने में तो आप चाहें तो 8वीं से लेकर के, ठीक है, 8वीं से लेकर के 12वीं या 9वीं से लेकर के जो है 12वीं क्लास तक, 8वीं से 12वीं तक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में, नहीं तो फिर 6 से 12 पढ़िएगा अगर आपका बेसिक बहुत कमजोर है तो। आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया, ठीक है, एनसीईआरटी पहली बार पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, परेशान मत होइएगा, दूसरी बार फिर से पढ़िएगा, तीसरी बार पढ़िएगा, आपको पूरी एनसीईआरटी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी पर पकड़ आपकी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक, एनसीईआरटी। इसके बाद एनसीईआरटी के बाद फिर क्या काम करिएगा, फिर आपको रेफरेंस बुक पढ़नी है, यानी कि इतिहास की, भूगोल की, पॉलिटी की, एक एक विषय की आपको पुस्तकें पढ़नी है। जो पुस्तक आपको आसान लगे, जो सब्जेक्ट आपका पसंदीदा हो, उस सब्जेक्ट को उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक, एक बात है। तीसरी बात, रेफरेंस बुक आपने पढ़ लिया, पढ़ते रहिएगा, और पढ़ने के साथ साथ में अपने मेंस के क्या करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। और ये जो रेफरेंस बुक आप पढ़िएगा, इस पढ़ते समय आप मेंस के भी नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और प्लस प्री के जो फैक्ट होते हैं, उस प्री के फैक्ट को भी क्या करिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। यानी कि इस रेफरेंस बुक को पढ़ते समय आप प्री प्लस मेंस की तैयारी करिएगा, ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। रेफरेंस बुक आपने पढ़ लिया, रेफरेंस बुक जब आपकी खत्म हो गई, मेंस के आपने क्या कर लिए, नोट्स आपने बना लिया, मेंस के नोट्स बनाने के बाद आप क्या करिएगा, फिर आंसर राइटिंग करिएगा। क्या करिएगा, आंसर राइटिंग करिएगा, आंसर राइटिंग, यानी कि फिर आप क्या करिएगा, उत्तर लेखन कार्यक्रम शुरू कर दीजिएगा, इतना करिएगा। और जब फिर अंतिम 3 महीना प्री का बचेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ और सिर्फ प्री पर लग जाइएगा, और आपको क्या काम करना है, कुछ भी और शेष कार्य आपको नहीं करना है। क्या ये बातें मेरी समझ में नहीं आई आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। और बीच बीच में जो मंथली मैगजीन होती है आप उसको करते रहिएगा। मेरे द्वारा जो डेली करंट अफेयर्स कराया था, अगर आप उसको करते रहेंगे, जो मैं आर्टिकल्स कराता रहता हूं, मेरे द्वारा करंट अफेयर्स कराए जाने पर आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यकीन मानिएगा कि आप बस उसको करते रहिएगा, 1 महीना करिएगा, फिर आप देखिएगा कितना फायदा आपको मिलेगा, ठीक। तो ये काम आपको बेसिकली करना है। ये छोटा सा क्या हो गया आपको आइडिया, 70:30 के अनुपात में आपको टाइम को डिवाइड करना है। यानी कि शुरुआती जो आपके 7, 8, 9 महीने होंगे वो प्री प्लस मेंस की तैयारी में जाएंगे, और अंतिम 3 महीने प्री के होंगे केवल और केवल, ठीक है। पढ़ाई कितने घंटे करनी है, आप अपनी सुविधा अनुसार तैयारी कर सकते हैं। लगभग अगर आप 6 से 7 घंटे की तैयारी करते हैं, 6 घंटे 7 घंटे उतना बहुत होता है, लेकिन वो 6-7 घंटे आपके होने चाहिए। 6-7-8 घंटे से अगर आप तैयारी कम करते हैं, ठीक है, 7 घंटे एवरेज है, 7 से 8 घंटे, इससे कम तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी नहीं मानी जाएगी। अच्छी ध्यान रखिएगा, कम से कम 6 घंटे 7 घंटे आप तैयारी जरूर करिएगा, ठीक है। कम से कम मिनिमम 6 से 7 घंटे, मिनिमम 6 से 7, उसके ऊपर तो आप कितना जा सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है। अगर आप नॉन वर्किंग है, वर्किंग है तो फिर आप 3-4 घंटे निकालिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि महत्वपूर्ण पुस्तकों की। यहां पर जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं बहुत हैं, अपने आप में सफिशिएंट है। आप ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, या फिर वीडियो पॉज करके आप देखते चलिएगा। ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए,
सबसे पहले क्या है, सभी विषयों की घटना चक्र। पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे होंगे तो एक पुस्तक आती है घटना चक्र पूर्वावलोकन। क्या? घटना चक्र पूर्वावलोकन। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कई साल के पुराने प्रश्न पत्र होते हैं, उनकी व्याख्या सहित जो है उसमें प्रश्न दिए गए होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पीसीएस फोकस है तो पीसीएस के लिए, प्री के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की जितनी पुस्तकें आती हैं सीरीज, वो सारी की सारी आपकी जुबान पर होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, घटना चक्र, ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वावलोकन। ये मार्केट में मिलती है, हर विषयों की आती है पूर्वावलोकन, ठीक है। इसको आप लोग भाई साहब प्लीज ले लीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र होना चाहिए। यूथ का, घटना चक्र का, सभी का आता है, आप चाहें तो उसको ले लीजिएगा। हाल के दिनों में जो है डिकोड एग्जाम के माध्यम से भी ये चीजें आ जाएंगी आपके सामने। फिलहाल के लिए आप किसी भी जो है राइटर के आप प्री प्लस मुख्य परीक्षा के हल प्रश्न पत्र को लीजिएगा, और ये हल प्रश्न पत्र आपके लिए क्या है, जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन इतिहास के लिए कौन सी पुस्तक लें, तो उसके लिए आप रामशरण शर्मा के लिए लीजिएगा, या फिर एसके पांडे की आती है, एसके पांडे, इसमें बीच में डॉट होगा, एसके पांडे, जो भी आपको सही लगे आप ले लीजिएगा। इसके अलावा भी अन्य कई सारी पुस्तकें आती हैं, जो आपको सही लगे ले लीजिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप रामशरण शर्मा या फिर एसके पांडे में से कोई एक लीजिएगा, अगर आपका फोकस पीसीएस या फिर आरओ है तो। इसके अलावा मध्यकालीन भारत के लिए आप सतीश चंद्र या फिर एसके पांडे, दोनों में से कोई एक लीजिएगा, ठीक है। सतीश चंद्र और रामशरण शर्मा क्या है, दोनों थ्योरेटिकल हैं, और एसके पांडे और ये दोनों, एसके पांडे जो हैं ये थोड़ी सी मतलब फैक्चुअल डेटा है, इसमें पीसेस के लिए अच्छी मानी जाती हैं, आप ले सकते हैं। इसके अलावा आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, राजीव अहिर इसके क्या है, जो है राइटर हैं, अच्छी पुस्तक है, मेंस और प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास, ये आप क्या करिएगा, ले लीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे बिपिन चंद्रा को मैं मना करूंगा, बिपिन चंद्रा मत लीजिएगा, क्योंकि बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा नहीं दिए गए हैं। पीसीएस पर फोकस है तो आप स्पेक्ट्रम जोड़ ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो आप किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, किरण की, ठीक है, जिसमें तीनों इतिहास होता है, लेकिन वो बहुत फैक्चुअल होती है, तो मेरे अनुसार आप स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, सिंगल किताब बहुत अच्छी है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा कला एवं संस्कृति, जिसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, इसके लिए नितिन सिंघानिया की बुक आती है, चाहे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, या फिर अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे तो वहां से आपका हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी के लिए सिंगल एक किताब एम लक्ष्मीकांत की आती है, ठीक है, सिंगल किताब ले लीजिएगा। इसके अलावा पर्यावरण के लिए आप चाहें तो परीक्षा वाणी ले लीजिएगा, क्या परीक्षा वाणी, या अगर आप इंग्लिश माध्यम के होंगे तो शंकर आईएएस की एक बुक आती है, किसकी, शंकर आईएएस की, शंकर आईएएस, आप इसकी पुस्तक ले सकते हैं जो आपको सही लगेगा, ठीक। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह की पुस्तक आती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि यूपी पीसीएस में जो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली करंट ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो जो है आपके जो ट्रेडिशनल पोर्शन होते हैं वही होते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपके करंट ओरिएंटेड होंगे, बाकी मुद्रास्फीति, बैंकिंग, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यही सब आता है, वो सब आप आसानी से कर सकते हैं। इस समय जो है यूपीसीएस क्रैश कोर्स चल रहा है, वहां पर भी इकोनॉमिक्स की क्लास और एनवायरमेंट क्लास मेरे द्वारा कराई जा रही है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी अन्य विषयों की क्लासेस भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, वहां से आपको बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा, तो आप वो सीरीज देख सकते हैं। डेली समय शाम को क्लासेस चलती हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा विज्ञान के लिए लूसेंट पढ़ लीजिएगा, लूसेंट की विज्ञान अलग से एक आती है, लूसेंट दो आती है, एक सामान्य अध्ययन की आती है और एक विज्ञान की आती है, ठीक है। तो विज्ञान के लिए लूसेंट अलग से लीजिएगा, और मेंस के लिए आप सिलवन सिंह की बुक लीजिएगा, ठीक है। एमसी ग्राहिल राइटर हैं, मतलब पब्लिकेशन है इसका, एमसी ग्राहिल, सिलवन सिंह, ये सिलवन सिंह आप पढ़िएगा मेंस में, ठीक है, मेंस में, और प्री में आप लूसेंट पढ़िएगा। इसके अलावा भूगोल के लिए महेश वड़वाल एक अच्छी पुस्तक है, भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से आती है, ये पुस्तक आप पढ़ लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो सविंदर सिंह की एक पुस्तक आती है उसको ले सकते हैं, या फिर माजिद हुसैन की आती है उसको ले सकते हैं, या परीक्षा वाणी की आती है, या फिर खुल्लर की आती है, किसके, खुल्लर एक राइटर है उनकी आती है, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के होंगे तो जीसी लियोंग की पुस्तक आती है, इंग्लिश मीडियम में किसकी आती है, जीसी लियोंग में आती है, ये सब पुस्तकें भी इंग्लिश में भी आती हैं, तो आप चाहें तो आप इनको ले लीजिएगा। महेश वड़वाल भी इंग्लिश में आती है, हिंदी में दोनों में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष के लिए आप परीक्षा वाणी के ले सकते हैं। इसके अलावा जनसंख्या एवं नगरीकरण के लिए परीक्षा वाणी, और जो है ये जो कितनी किताबें हो गई 11वें नंबर तक, 11वें नंबर तक किताबें सारी की सारी आपकी प्री तक के लिए थी, किसके लिए थी, प्री तक के लिए थी, ये सारी किताबें प्री में आपको पढ़नी है।
इसके अलावा 11 नंबर के बाद जो आपकी किताबें आएंगी, ये किताबें आपकी किस में काम आएंगी? मेंस में काम आएंगी। ये किताबें प्री प्लस मेंस दोनों में काम आएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके प्री के सिलेबस में नहीं है, तो वो हमने अलग से लिख दिया है उन किताबों को। जैसे कि विश्व का इतिहास, अब विश्व का इतिहास आपके प्री में नहीं है, तो इसकी किताब हमने अलग से लिख दी है। आजादी के बाद भारत, ये प्री में नहीं है, इसकी किताब हमने अलग से लिख दी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व का इतिहास अर्जुन देव की पुस्तक आती है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, आजादी के बाद भारत, रामचंद्र गुहा की एक पुस्तक आती है, हालांकि यह पुस्तक बहुत मोटी है, मैं आपसे कहूंगा इसको पढ़ने से बचिएगा। बहुत मन है पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर किसी के आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय समाज, यह भी मुख्य परीक्षा का टॉपिक है जीएस पेपर फर्स्ट का, तो इसके लिए आप समसामयिक पत्रिका को पढ़िएगा। इसके अलावा राम आहूजा के जो नोट्स होते हैं उसको पढ़िएगा। गवर्नेंस के लिए कोई भी मासिक पत्रिका पढ़ सकते हैं, वहां पर गवर्नेंस का टॉपिक हो जाएगा, और अन्य कोई भी नोट्स अगर आपको मिल जाए तो वो फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए मासिक पत्रिका कोई पढ़ते होंगे, वो मिल जाएगी, आपको फायदा करेगी। डिकोड एग्जाम पर मैं अलग अलग आर्टिकल कराता रहता हूं, वहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिकोड की आर्टिकल सीरीज और डेली करंट का वीडियो, अगर इतना आप देखेंगे तो ये आईआर का टॉपिक, गवर्नेंस का, ये सब आपका होता रहेगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा, इसके लिए आईपीएस अशोक कुमार, विपुल कुमार की पतली सी किताब आती है, आप उसको ले लीजिएगा, आपका काम वहां से बन जाएगा। या फिर आप डिकोड के आर्टिकल सीरीज और डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखिएगा, वहां से आपको कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा एथिक्स के लिए सुब्बा राव या फिर लेक्सिकन की एक बुक आती है, आप चाहें तो उसको कर लीजिएगा, साथ साथ में आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। ये हो गई चीजें खास। इसके अलावा मेंस के लिए उत्तर प्रदेश विशेष की जो पुस्तक है वो राकेश सारस्वत की आती है, आप ले सकते हैं। प्री के लिए आप पढ़िएगा परीक्षा वाणी, और मेंस के लिए यूपी स्पेशल के लिए आप पढ़िएगा राकेश सारस्वत की बुक, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, या फिर कुछ और अलग से। इसके अलावा निबंध के लिए डिकोड सीरीज के साथ आप मासिक पत्रिका कोई भी ले सकते हैं, और संसद टीवी आदि का अध्ययन कर लीजिएगा। हिंदी के लिए आप डिकोड की हिंदी की पुस्तक आती है, आप उसको ले लीजिएगा। साथ साथ में हरदेव बहारी की पुस्तक आती है, या फिर पीएन पांडे, किसके? पीएन पांडे, या फिर जिसको बोलते हैं पृथ्वीनाथ पांडे, इनकी पुस्तक को ले सकते हैं, तीनों में से कोई एक। और सीसैट के लिए डिकोड एग्जाम के माध्यम से पीवाईक्यूज मेरे द्वारा कराया जाता है, आप उसको कर लीजिएगा। या फिर सीसैट के जो भी नोट्स आपके सामने होंगे, मिल जाएंगे, वो आप ले लीजिएगा। ये हो गई पुस्तकों की लिस्ट। अब आपके सामने एक बड़ा प्रश्न उभर रहा होगा, आपके मन में घूम रहा होगा शायद, कि सर ये बताइए, ये सारी बातें तो आपने बता दी हैं, ठीक है, हम सब समझ गए कैसे कैसे क्या करना है। सर ये बताइए कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा प्रश्न आपके सामने होता है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या? कोचिंग करनी चाहिए या नहीं? ठीक, ये है आपके सामने क्वेश्चन मार्क। देखो, ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप ऑफलाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है। इसमें भी है कि अगर करना चाहते हैं तो बताइए ऑनलाइन करें, ठीक, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, यह भी एक प्रश्न आता है आपके सामने, ठीक, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देखो, सबसे पहले प्रश्न तो यही है कि कोचिंग करें या नहीं करें। ठीक है, देखो, अगर इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं सही है, या आप बाहर नहीं जा सकते हैं, या ऑनलाइन भी नहीं कर सकते, जैसा भी है, तो आप घर पे रह करके तैयारी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, एक मेंटर आपका होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए आपको, कोई जो गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि भाई कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ठीक, लेकिन अगर आप 4, 5, 6 हजार, 7 हजार, 10 हजार पैसा खर्च करना चाहते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग कर लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप डिकोड के बैच इन फ्यूचर ज्वाइन करिएगा या कुछ करिएगा या किसी और की ज्वाइन करिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कोचिंग से एक फायदा क्या होता है बेसिकली। ठीक है, कोचिंग का फायदा क्या होता है कि कोचिंग करने का फायदा यह होता है कि आपकी जो चीजें हैं ना, जो ट्रैक आप जिस पे चलोगे, वो आपका क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। किताब में कोई डिफिनेशन लिखी है, कोई शब्द लिखे हैं, आप खुद से पढ़ोगे, हो सकता है आपको टाइम लगे समझने में। टीचर क्या करता है, उसी डिफिनेशन को, उसी चीज को आसान शब्दों में आपको बता देता है, समझा देता है, समझ में आती है। ठीक है, इसके अलावा टीचर आपको यही बताता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है,
क्या एग्जाम का ट्रेंड रहा है क्या नहीं रहा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होता है, वो टीचर होता है, वो आपको सही गाइडेंस देगा, वो आपका मेंटर होता है, तो चीजें आपकी क्या होती हैं, आसान हो जाती हैं। नहीं तो पढ़ोगे दिमाग खराब होगा, एक किताब उठाओगे रख दोगे, जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा रख दोगे उसको उठा करके। तो ये दिक्कतें आपको सामने देखने को मिलती हैं जब आप खुद से तैयारी करते हो। कोचिंग कर लेते हो तो क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं और शायद आपका जो लंबा संघर्ष चलने वाला है वो संघर्ष कम हो जाए, यानी कि जो सफलता आपको 1.5-2 साल में मिलने वाली होगी, 3 साल में मिलने वाली होगी, वो कोचिंग की वजह से हो सकता है कि जो है 1 साल में 2 साल में ही आपको मिल जाए। लेकिन एक बात यहां पर है, पूरी तरीके से मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहिएगा, आपको एफर्ट लगाना होगा। कोचिंग आपको रास्ता बताएगी, टीचर्स आपको रास्ता बताएंगे, ट्रैक बताएंगे, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे करना है, लेकिन मेहनत दरअसल आपको करनी पड़ेगी। आप कोचिंग करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी मेहनत से आप बच नहीं सकते हैं। इस बात का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। तो जो भी बिगनर्स हैं एक बात ध्यान रखिएगा कि अब आप लोग 1 साल का टारगेट बनाइए पूरे मनोयोग के साथ, जैसा जैसा हमने आपसे कहा है आप वैसा वैसा करिए। यकीन मानिएगा, स्टेप टू स्टेप चलिएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। न्यूज़पेपर जो भी आपके घर में आता हो, चाहे वो क्या कहते हैं दैनिक जागरण का आता हो, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण या जनसत्ता का जो भी आता हो, पढ़िए समझिए आर्टिकल्स को। अभी आपको न्यूज समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप सिलेबस को खत्म करोगे, जैसे जैसे आप पुराने पेपर को देखोगे, आपकी समझ धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाएगी। और डिकोड एग्जाम पे जो डेली मॉर्निंग में जो मैं करंट अफेयर्स कराता हूं, उसको आप लोग देखना शुरू कर दीजिएगा। वहां से आपको जो है काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी कोचिंग करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन पहले अपनी स्टार्टिंग आप जो है किससे करिए, एनसीईआरटी से कर दीजिए। आप ज्ञाता होंगे तो भी, नहीं ज्ञाता होंगे तो भी एनसीईआरटी से विनिंग शुरू कर दीजिए। राइट, तो ये कुछ एक बातें हो गई 2025 की रणनीति पर। अगर रणनीति आपकी 2026 की होगी तो कोई बात नहीं, आप चीजों को और अच्छे से करिएगा। ठीक है, अगर 2025-24 का ही टारगेट होगा तो आप लोगों को ऑलरेडी सब पता ही होगा, 24 तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है, लेकिन 25 में जिनका टारगेट है, 26 में जिनका टारगेट है, वो 25 या 26 की रणनीति मैंने आज आपको बता दी। चाहे ये रणनीति आपकी 2025 में आप प्रयोग कर सकते हैं या ये रणनीति आप 2026 के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जैसा जैसा हमने आपसे कहा है वैसा वैसा ही आपको करना है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर अगर आपके घर में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन उसको ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। एक प्रश्न और आता है कि सर द हिंदू पढ़ना जरूरी है या नहीं है। देखिए, अगर आप द हिंदू पढ़ पाते हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी यूपीपीसीएस के लिए कोई द हिंदू कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल अगर कोई पेपर पढ़ते हैं, मेरा करंट अफेयर्स अगर आप देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स वहां से हो जाएगा। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। तो ये कुछ चीजें हो गई। आई होप आपको 2025 की रणनीति आपको समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस रणनीति को फॉलो करेंगे और मुझे अंतिम चयन आप देंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, आपका चयन सुनिश्चित करवाना। डिकोड एग्जाम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। कहीं कोई समस्या होगी निसंकोच होकर के कमेंट करिएगा, आपकी सभी क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपने अगर इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया होगा, उसमें मैं आपके साथ हूं। हर मोड़ पर, हर जगह पर मैं आपके साथ हूं। भरोसा मुझ पर रखिएगा, आपके सभी क्वेरीज को मैं शॉर्ट आउट करूंगा। कहीं कोई दिक्कत होती है, डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आता है, वहां पर आप कमेंट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, इन्हीं चीजों के साथ आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। अगली बार जब भी आप तैयारी करिएगा, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो कब से कैसे मिलेंगे, आपकी एक अच्छी पोस्ट के साथ, एसडीएम की पोस्ट के साथ, डिप्टी एसपी की पोस्ट के साथ, या यूपीएससी का अगर एग्जाम देंगे तो वहां पर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस या जो भी आपकी मनचाहा पोस्ट होगी उनके साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।